शिक्षण एक व्यवसाय के रूप में जो है। तो शिक्षण एक व्यवसाय के रूप में है वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से, परंतु इसकी कुछ अलग खासियत है। तो जब हम देखेंगे कि अध्यापक की विशेषताएं क्या होती हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि व्यवसायी के रूप में शिक्षण या टीचर नहीं होता है, एक व्यवसाय नहीं है, ये एक प्रोफेशन नहीं है। जब हम व्यवसाय की बात करते हैं तो उसका एकमात्र लक्ष्य होता है अधिकतम लाभ कमाना, अधिकतम पैसा कमाना, अधिकतम। परंतु शिक्षण वाला कार्य इस श्रेणी में नहीं है। तो एग्जैक्ट हम कह सकते हैं कि अध्यापक वाला कार्य एग्जैक्टली व्यवसाय नहीं है। यद्यपि अध्यापन अब एक जीवन वृत्ति का रूप ले चुका है, यानी आज जो है ये जीवन को संचालित करने का एक व्यवसाय हो गया है। इसीलिए हम नौकरी लगते हैं। नौकरी लगने का उद्देश्य कि हमें तनख्वाह मिलेगी, तनख्वाह से हम अपना भरण पोषण, परिवार का भरण पोषण करेंगे और क्या काम चलता रहेगा। इसके बावजूद भी शिक्षण पूरी तरह से व्यवसाय नहीं है, और अगर ये व्यवसाय है तो अन्य प्रकार के व्यवसायों से भिन्न है। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वकील, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन तमाम लोगों के व्यवसायों से भिन्न है शिक्षण का व्यवसाय। तो हम कह सकते हैं कि अध्यापकों में वृत्ति का प्रतिबद्धता होना अनिवार्य है। वृत्ति का प्रतिबद्धता का मतलब है कि जो काम हम कर रहे हैं, जो हमारा मूल काम है, जैसे शिक्षक का कार्य शिक्षण कराना है, तो इसकी जो एक प्रतिबद्धता है अपने वृत्तिका के प्रति, कि इसका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाना है, सामने वाले को समझ में आए या ना आए, या फिर ये शिक्षक बच्चे को काबिल बना पाए न बना पाए, उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन कर सके न कर सके। ये नहीं बोल सकता है कि बस मैंने तो करा दिया है, अब वो सामने वाले को आया नहीं आया मेरे से मतलब नहीं है। बाकी व्यवसायों में ऐसा हो सकता है। एक लॉयर कह सकता है मैंने केस लड़ा, अब हारे नहीं जीते, उससे मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। या फिर अन्य व्यवसायों में ऐसा हो सकता है। परंतु शिक्षण एक व्यवसाय के रूप में आज स्थापित तो हुआ है, परंतु ये अन्य व्यवसायों से बिल्कुल भिन्न है। और इसीलिए कहा गया है कि अध्यापक को अपनी वृत्ति का, यानी जो कार्य है उसका, उसके लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, या प्रतिबद्धता उसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि उसका एक दायित्व है देश के लिए, समाज के लिए अच्छे नागरिकों को बनाना, तैयार करना, उन्हें काबिलियत लाना, ये इसकी प्रतिबद्धता का एक भाग है। तो तब हम कह सकते हैं कि ये अनिवार्यता इनके अंदर अलग होती है। इसीलिए जब हमारे पास परीक्षा में प्रश्न आता है कि क्या शिक्षण एक व्यवसाय है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ व्यवसाय तो है, परंतु व्यवसायी अन्य व्यवसायियों से ये भिन्न है। और ये व्यवसाय तब मानते हैं हम इसे जब इसमें वेतन, सैलरी, इंक्रीमेंट, टीए, डीए तमाम चीजें हैं, परंतु इसका उद्देश्य तब भी अलग है। शिक्षण एक व्यवसाय के रूप में आप कैसे देखेंगे? एक व्यवसाय के रूप में तो अध्यापकों में व्यवसाय प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। पहली बात, जब हम व्यवसाय के नाम से शिक्षण को लाएंगे, अर्थात हम जब जो है शिक्षण को व्यवसाय की तरह लाना चाहते हैं, तब क्या चाहिए? तो अध्यापकों में व्यवसाय के प्रति प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, कंपटीशन। अर्थात अच्छा पढ़ाना, अच्छा बताना, अच्छा समझाना, नए तरीके, नए साधनों, नई विशेषताओं, नई सूचनाओं के साथ में जो भी शिक्षक अपने को तैयार करके लाता है, वो अन्य शिक्षकों से कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा कर रहा है, अन्य स्कूलों से प्रतिस्पर्धा कर रहा है, अन्य व्यवस्थाओं से कंपटीशन कर रहा है। तो एक तो इसके अंदर ये चाहिए। दूसरा, वे अपने कार्य में व्यवसाय के भाव से जुड़े, यानी जो शिक्षक है उसे अपने शिक्षण कार्य में एक
व्यवसाय यानी एक प्रोफेशन के रूप में उसे लेना चाहिए, मूल बातों को छोड़े बिना, और अपने व्यवसाय में उसे दक्षता हासिल करनी है। यानी जो शिक्षण का कार्य है ये लगातार बेहतर किया जाने वाला एक व्यवसाय है। लगातार इसमें इनोवेशन की जरूरत पड़ती है, नवीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, समझाने के तरीकों की जरूरत पड़ती है, उदाहरणों की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब कि जब आप शिक्षण को एक व्यवसाय के रूप में लें तो व्यवसाय के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्रतिस्पर्धी होना चाहिए शिक्षक को, इसके अपने व्यवसाय के भाव से जुड़ना चाहिए कि मेरा काम क्या है, लॉयर की तरह नहीं है, डॉक्टर की तरह नहीं है, इंजीनियर। ये लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर सब शिक्षक बना सकता है, परंतु एक लॉयर शिक्षक नहीं बना सकता। एक लॉयर ऐसे तमाम अन्य लोगों को पैदा नहीं कर सकता, पर एक शिक्षक कर सकता है। इसीलिए इसका जो भाव है उसे पता होना चाहिए, और अपने व्यवसाय यानी जो उसका पढ़ाने का काम है, समझाने का काम है, उसमें उसे दक्षता हासिल करनी चाहिए, एफिशिएंसी उसको लानी चाहिए। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यह व्यवसाय जीवन जीने का एक तरीका है, क्योंकि किसी भी देश में, किसी भी जगह पर जहाँ पर जो है एक शिक्षक अपने बच्चों को इस तरह की क्षमताओं से युक्त करता है, वहाँ पर उन बच्चों का वर्तमान जीवन, भविष्य वाला जीवन सब कुछ अच्छा होने वाला है। और तब हम कह सकते हैं कि ये जो शिक्षण व्यवसाय है ये एक प्रकार से जीवन जीने का एक तरीका है, और व्यवस्थित जीवन, सिस्टमेटिक जीवन, ये चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। इसलिए किसी भी देश में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। भारत भी इस पर लगातार काम कर रहा है और इस पर कोशिशें कर रहा है। अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता की स्थिति क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। तो भारत में जो है अध्यापक शिक्षा यानी जो पढ़ाने वाला व्यक्ति है, टीचर, पहले तो उसे खुद ट्रेंड होना पड़ेगा, उसे काबिल होना पड़ेगा, उसे सक्षम होना पड़ेगा, और जब वो खुद सक्षम होगा तो फिर वो बाकियों को भी सक्षम बना सकता है, काबिल बना सकता है, हुनरमंद बना सकता है। इसीलिए जो है अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता भी शिक्षण व्यवसाय का एक हिस्सा है। तो इसीलिए जो है NCERT यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने कौशल एवं प्रतिबद्ध तैयारी को आवश्यक माना। यानी जो टीचर है उसको स्किलफुल होना चाहिए। कौशल, कौशल मतलब बताने का तरीका, समझाने का तरीका, एक्सप्लेन का तरीका, बच्चों को जज करने का तरीका, मूल्यांकन का तरीका, अवलोकन का तरीका, सब चीज में उसके अंदर कौशल, हुनरबंद, हुनर होना चाहिए। साथ में प्रतिबद्धता, बिल्कुल समर्पित होना। और NCERT कहती है कि अगर ये चीजें हो जाएं तो फिर शिक्षण में निश्चित रूप से और गुणवत्ता आ जाएगी। इसी महत्व को इंगित करते हुए प्रोफेसर R.H. दवे समिति ने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि प्राथमिक स्तर पर और अधिक बल देना चाहिए। जो प्राइमरी एजुकेशन है हमारी, जो जड़ है, जहां से फाउंडेशन पड़ती है, नींव पड़ती है, इसको प्राथमिकता दी जाए। तो गुणवत्ता में सुधार के लिए अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि तमाम जो टीचर बनते हैं प्राइमरी स्कूल से लेकर के हायर एजुकेशन तक, इन सभी शिक्षकों में जो सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है, सबसे व्यवस्थित प्रशिक्षण जिस शिक्षक के लिए आवश्यक बनाया गया है वो प्राथमिक ही शिक्षक हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से शुरुआत है, और ये शुरुआत अगर अच्छी हो गई तो आगे भी अधिक चलेगा। तो हम यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं कि जो शिक्षण व्यवसाय है उसकी एक अपनी
अपनी एक उसकी जिम्मेदारी है, अपनी उसकी एक लायबिलिटी है, और वो जो जिम्मेदारी पूरी करनी है, उस जिम्मेदारी को पूरी करने से पहले खुद सक्षम बनना पड़ेगा। इसलिए अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता के लिए इन चीजों पर भी जो है ध्यान दिया गया है। अब हम कुशल अध्यापक किसे कहते हैं? स्किल्ड टीचर, कुशल अध्यापक। जैसे बाकी जगहों पर किसी दूसरे को कौशल युक्त नहीं बनाना होता। एक वकील है, उसको अपने क्लाइंट को योग्य नहीं बनाना है। एक डॉक्टर है, उसे अपने क्लाइंट को योग्य नहीं बनाना है। एक चार्टर अकाउंटेंट है, उसे भी नहीं बनाना है। यानी ये व्यवसाय, शिक्षण एक ऐसा व्यवसाय है जिसके अंतर्गत अपनी तमाम क्षमताओं से, काबिलियत से, गुणों से दूसरे को काबिल बनाना है, विद्यार्थियों को काबिल बनाना है। इसीलिए व्यवसाय बाकी व्यवसायों से भिन्न है। इसीलिए कुशल अध्यापक किसे बोलेंगे? जिसमें कुछ बातें होंगी। क्या बातें होनी चाहिए? एक, विद्यार्थियों के बीच वो क्या हो? लोकप्रिय हो, पॉपुलर हो, सहयोगी के रूप में कार्य करे। क्योंकि जब तक वो विद्यार्थी के साथ में जुड़कर काम नहीं करता है, विद्यार्थी की समस्याओं में उसको हेल्प नहीं करता है, विद्यार्थियों के तमाम कमियों को दूर करने के लिए उसकी मदद नहीं करता है, तब तक वो कुशल शिक्षक है ही नहीं। साथ ही अपने सहयोगियों द्वारा भी सम्मानित और प्रशंसनीय हो। और ये स्वाभाविक है कि जो शिक्षक होते हैं और अच्छे शिक्षक होते हैं, वो अपने तमाम साथियों के बीच में भी पॉपुलर होते हैं। तमाम साथी भी उसका बड़ा सम्मान, बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। तो एक कुशल शिक्षक की एक विशेषता हम ये मान सकते हैं। दूसरा, विद्यार्थियों के प्रति व्यवहार अनुकूल होता है उसका। अर्थात एक बहुत काबिल शिक्षक है अपने विषय में, और उसका जो व्यवहार है, उसकी जो अप्रोच है, वो विद्यार्थियों से भिन्न है। विद्यार्थियों की जरूरत कुछ और है, उनकी समस्या कुछ और है, और उसका अप्रोच कुछ और है। तो ऐसा शिक्षक विद्यार्थियों के लिए तो उपयोगी नहीं हुआ। वो उपयोगी वही होगा जो विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुकूल हो। तो यह अनुकूलता एक योग्य शिक्षक की विशेषता है। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि ज्ञान के माध्यम से जागरूक हो। अर्थात जो अच्छे शिक्षक होते हैं वो नई नई चीज़ों से, नए अन्वेषणों से, नए सुधारों से, नए नियमों से, नई तकनीकी से अवगत होते हैं। और जब वो खुद अवगत होंगे तो अपने विद्यार्थियों को भी उन चीज़ों से अवगत या रूबरू कराएंगे, और विद्यार्थी उससे क्या लेंगे? लाभ। इसीलिए ये वाला जो व्यवसाय है, ये ऐसा व्यवसाय है कि अपडेट होना पड़ेगा, रोज जागरूक, अवेयर, अपडेट, हर चीज़ की जानकारी, सामाजिक जानकारी, आर्थिक जानकारी, राजनीतिक जानकारी, विज्ञान की जानकारी, देश दुनिया घटना काल की जानकारी। तो ये भी एक कुशल शिक्षक की विशेषता है। साथ में बदलते समय के साथ तालमेल। अब कई बार क्या होता है, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और ज़रूरतें भी बदल जाती हैं। इसलिए जो समय के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता वो लंबा चलता नहीं है। हमने एक संविधान बनाया था 1950 में, लागू हुआ, और उसे सबसे बड़ा कानून बोलते हैं हम देश का। उसमें भी हमने संशोधन कर दिए 100 से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जो जो नियम, जो जो अनुच्छेद, जो जो भाग समय के साथ बदलने की जिनको जरूरत थी, उनको बदलाव कर दिया। तो एक शिक्षक के लिए भी जरूरी है कि आज जरूरत क्या है, 2024 में जरूरत क्या है, वो उसके हिसाब से अपने अपने में तालमेल बैठाए। ऐसा ना हो कि उसने वर्ष 2000 में पढ़ाई की थी और उसके बाद उसने बिल्कुल जो है नई चीज़ों से तालमेल नहीं रखा, तो वो कुशल शिक्षक नहीं बन सकता। स्रोतों से सूचना एकत्रित करें। अब विद्यार्थियों को क्या चाहिए? जानकारियां। विद्यार्थियों को क्या चाहिए? नई नई इंफॉर्मेशन। और वो जब जो है शिक्षक इकट्ठा ही नहीं करेगा, देगा कहाँ से? तो तब भी वो कुशल शिक्षक की श्रेणी में नहीं आएगा। अपने विषय वस्तु का ज्ञाता, जो भी विषय वो पढ़ाता है उस विषय का परंपरागत ज्ञान उसके पास होना चाहिए, आधुनिक ज्ञान उसके पास होना चाहिए। तमाम जो नई चीजें हैं इनसे अवगत हो, और विश्वास, अवबोध और दृढ़ निश्चय के साथ चुनौतियों को स्वीकार करे। यानी
समय के साथ, परिवर्तन के साथ नए नए जो है चुनौतियां आती हैं। कई बार तालमेल बिठाना पड़ता है, कई चीज़ों को समझना पड़ता है, इनोवेशंस होते हैं, तो उनके साथ में तालमेल, ये तमाम बातें एक कुशल अध्यापक के लिए आवश्यक है। तो कुशल अध्यापक, तभी हम कहेंगे कि ये जो इसका व्यवसाय है उसके हिसाब से क्या है, ठीक है। इसका मतलब ये तमाम बातें उसे एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा शिक्षक की तरह बनाती है। अब अध्यापक शिक्षण का मेन क्षेत्र कौन सा है? तो अध्यापक शिक्षण के जो प्रमुख क्षेत्र हैं, इंपॉर्टेंट, इसमें पहला जो पॉइंट्स है, पहला जो बिंदु है, दक्षता प्रमुख मानदंड है इसमें। दक्षता, एफिशिएंसी, मतलब जो भी काम वो कर रहा है उसमें बिल्कुल एक्सपर्ट हो, मास्टर हो, जानकार हो, और ऐसा ज्ञाता हो कि कोई चुनौती ना दे सके उसे। तो ये जो दक्षता है, ये संदर्भित दक्षता, रेफरेंस कैपेसिटी, इसका मतलब दक्षता हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि पाठ्य पुस्तक के पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से वो समझता है, तभी तो दक्षता मानी जाएगी। तो जो भी उसका सिलेबस है, चैप्टर है, लेसन है, मास्टर है उसका, उसको कई ढंग से समझा सकता है, कई ढंग से एक्सप्लेन कर सकता है, तुलना कर सकता है, रिलेट कर सकता है, काल्पनिक क्वेश्चन निकाल सकता है, और भविष्य में क्या क्या उसके अंदर पॉसिबल है वो भी निकाल सकता है। तो एक तो उसे अपने पाठ्यक्रम की अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए, साथ में सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में चीजों को परखना। अब ये जितनी पढ़ाई हो रही है, जो भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जो भी विषय पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ सूचना तो है नहीं कि हमने रोबोट की तरह उसे दे दिया और उसने ले ली, नहीं। समय, काल, परिस्थिति, भविष्य, इन तमाम चीजों के साथ में वो शिक्षा कहाँ लागू होती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति अपनी शिक्षा के द्वारा अपनी जरूरतों को पूरा करने में जो है सक्षम है, उसी को हम कहते हैं कि वो समझदार है। तो हाँ, एक शिक्षक का कार्य ये भी है कि वो अपने विद्यार्थियों को अपने ज्ञान को उस ढंग से प्रयोग करने की उनके अंदर जो है प्रवृत्ति भी विकसित कराए, जिससे वो जो है सामाजिक आर्थिक जरूरतों के हिसाब से अपनी शिक्षा का उपयोग कर सकें। और यही कारण है कि जो लोग उपयोग करते हैं वो कोई बहुत बड़े बड़े बिजनेस बना रहे हैं, कोई जो है रिसर्च कर रहे हैं, कोई कंपनियां बना रहे हैं, कोई सामाजिक कार्यकर्ता बन रहे हैं। वही तो ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन है, और कई सारे सिर्फ डिग्री लेके बैठे रहते हैं। तो ये जो डिफरेंस है कि उसको कैसे उस तरह से, और ये एक प्रवृत्ति विकसित करना है। तो पहला गुण हो गया दक्षता, एफिशिएंसी, कैपेसिटी। दूसरा है इसके संकल्पनात्मक दक्षता। संकल्पनात्मक दक्षता का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें हो रही हैं, सामाजिक गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, राजनीतिक गतिविधियां हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, ये तमाम चीजें हमारे चारों तरफ चल रही हैं। तो व्यक्ति एक ऐसी क्षमतावान होना चाहिए कि जो अपने इर्द गिर्द होने वाली तमाम चीजों में जो है बेहतर हो, और ये भी शिक्षण का एक लक्ष्य होना चाहिए। यानी इसमें ये दूसरा है कि संकल्पनात्मक दक्षता हो हर चीज से। तो क्या है? शिक्षण अध्ययन की संकल्पनाओं से परिचित होना और विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कार्यों के प्रभाव के बारे में जानकारी रखना। तो ये हर चीज जो हमारे चारों तरफ है, उन तमाम चीजों के बारे में जानकारी होना, अवेयर होना, उनके हिसाब से चलना, ये भी इसका एक हिस्सा है। और किसी विषय वस्तु की मूल अवधारणा यहाँ से समझ में आती है। अब जैसे क्या होता है, कोई सामाजिक बुराई है, अब उस सामाजिक बुराई की अवधारणा कहीं से तो शुरू होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये जो है बिल्ली ने काट लिया अंधविश्वास है, तो ये जो मूल अवधारणा है कहीं से तो मिलनी चाहिए हमें।
या फिर हम कह रहे हैं कि अरे ये जो जाति प्रथा है बेकार की बात है, ये मूल धारणा कहीं से मिलनी चाहिए। या फिर जो है हम सामाजिक रूप में समझते हैं कि नहीं नहीं ये करना पड़ेगा, तभी झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, ईमानदारी रखनी है, ये जो अवधारणाएं हैं ये भी इसका एक हिस्सा है। तो तभी हम कहेंगे कि एक कुशल शैक्षिक व्यवसाय के अंदर ये भी है। और हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि शारीरिक आर्थिक सांस्कृतिक विकास के लिए अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता क्या है, ये भी जानना होता है यहाँ से, कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं, पढ़ाई लिखाई का तात्पर्य सिर्फ एक से नहीं है, हर पहलू से। और जिन देशों में, जिन विकसित व्यवस्थाओं में हम देखते हैं कि वहाँ की शिक्षा उनकी ज़रूरतों, आवश्यकताओं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक तमाम पहलुओं को छू के आगे बढ़ती है, वो अच्छी बेहतर शिक्षा है। और इसीलिए शिक्षकों की जिम्मेदारी को इन चीज़ों से अवगत रहें। विषय वस्तु की दक्षता, यानी अपने विषय पे पूर्ण अधिकार होना, कंप्लीट कमांड होना। तो विषय पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। अतः शिक्षक से पहले अध्यापक को क्या, पाठ्यक्रम का विश्लेषण करना चाहिए, सह संबंधों को जानना चाहिए, क्रमबद्धता बनानी चाहिए, तभी तो उसे अपने विषय में महारत होगी। अगर वो अपने विषय में महारत हासिल करने के लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर जब कुछ नहीं कर रहा है तो फिर सामने वाले को कुछ नहीं दे पाएगा। तो विषय वस्तु की दक्षता भी इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है। संप्रेषण संबंधी दक्षता, संप्रेषण, कम्युनिकेशन, संचार, तो ये भी एक दक्षता है। अगर जो है ये विधि ना हो तो फिर कैसे एक शिक्षक अपने तमाम ज्ञान को सामने वाले को दे पाएगा। तो ये संप्रेषण भी एक महत्वपूर्ण दक्षता है इस व्यवसाय के अंतर्गत। तो शिक्षण विधि के लिए ये आवश्यक है। जिस भी शिक्षण में जो है कम्युनिकेशन की कमी होती है वो अच्छा नहीं कर सकता। शिक्षण को स्मृति स्तर से आगे चिंतन और व्यावसायिक स्तर तक ले जाना इसी के द्वारा संभव है। किसी से चिंतन कराना, विचार कराना, मनन कराना, ये तमाम चीजें तभी होंगी जब क्या हो रहा होगा, शिक्षण, कम्युनिकेशन, संप्रेषण, संचार। और हम जो देखते हैं कि जितने महान लोग हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उनमें ये कम्युनिकेशन स्किल अच्छा सा अच्छा, चाहे एक नेता की बात करें, समाज सुधारक की बात करें, जो भी लोग हैं उनमें ये वाली बातें खास हैं। आचार्य राममूर्ति आयोग है 1992 का, उसने कहा कि दक्षता के अभाव को शिक्षा के विकास में बाधा माना जाएगा। अगर दक्षता नहीं है, चाहे वो संप्रेषण की दक्षता की कमी हो, विषय के ऊपर नियंत्रण की कमी हो, या फिर अपने व्यवसाय की दक्षता न हो, तो उसने कहा कि वो शिक्षण में क्या माने जाएगा, एक बाधा। राम मूर्ति आयोग 1992 इस विषय को कहता है। प्रबंधन संबंधी दक्षता, अब ये जो है प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, ये भी जो है एक दक्षता का हिस्सा है, ये भी व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो क्या है, कक्षा में अनुशासन। अब कई सारे टीचर ऐसे होते हैं कि पढ़ाने में तो अच्छे हैं, नॉलेज भी अच्छा है, परंतु क्लास मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। कोई बच्चा कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हल्ला कर रहा है, शोर हो रहा है, मैनेज ही नहीं हो रहा है। तो ये भी एक इस व्यवसाय के अंदर एक हिस्सा है कि उसके अंदर प्रबंधन यानी मैनेज करने की क्षमता होनी चाहिए। बहुत सारी बातें बोल के सुधारी जाती हैं, बहुत सारी बातें शारीरिक हाव भाव से कंट्रोल होती हैं, बहुत सारी बातों के लिए रूल्स बनाने पड़ते हैं, ये तमाम भी उसका हिस्सा है। तो कक्षा में अनुशासन, शैक्षिक और पाठ्यक्रमों के आयोजन का प्रबंधन, मार्गदर्शन में भूमिका, ऐसी तमाम चीजें जो है प्रबंधन संबंधी दक्षता को इंडिकेट करता है। तो ये तमाम जो है इस व्यवसाय का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहां से कोई क्वेश्चन, डाउट, कंफ्यूजन, कुछ पूछना है इसमें? अब इसमें हम आते हैं अध्यापक शिक्षण के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं।
तो इसमें इसके कुछ क्षेत्र हैं। अभिभावक सहकार्य दक्षता, अभिभावक सहकार्य दक्षता, इसका मतलब अध्यापक जो शिक्षण है वो सिर्फ इतना नहीं है कि वो विद्यार्थियों को पढ़ा दे और बात वहीं सीमित हो जाए, क्योंकि जो ये शिक्षण कार्य है ये घर में भी होता है, विद्यालय में भी होता है, और उस माहौल और परिवेश में भी होता है जहाँ पर विद्यार्थी रहता है। तो स्कूल के अंदर तो वो ठीक कर लेगा, परंतु जब विद्यार्थी घर जाता है या घर में उसको जो माहौल मिलना चाहिए, गाइडेंस मिलनी चाहिए, हेल्प मिलनी चाहिए, वो इसीलिए कहा गया कि अध्यापक शिक्षण में अभिभावक सहकार्य दक्षता भी, कई सारे टीचर पेरेंट्स के साथ में कोऑर्डिनेशन अच्छा कर लेते हैं, उन्हें कन्विंस कर लेते हैं, उन्हें अपने बच्चों को सही माहौल देने में उनको मदद कर लेते हैं। तो ये भी क्या है, एक क्षेत्र का हिस्सा है। दूसरा, समाज के प्रति प्रतिबद्धता। जो शिक्षक है वो जो है पढ़ाता तो है ही, परंतु सामाजिक जो विशेषताएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उनके बारे में भी अवगत है। उसे ये भी पता है कि ये विद्यार्थी कल को समाज में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे, कोई अधिकारी बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई सामाजिक कार्यकर्ता बनेगा। तो वो तमाम सामाजिक पहलुओं का भी वो ध्यान रखे, ऐसा उसका एक क्षेत्र का हिस्सा है। आजीविका के प्रति प्रतिबद्धता, और ये जो टीचिंग जॉब है, व्यवसाय है, ये उसके प्रति भी प्रतिबद्ध है कि मेरी ये जो भूमिका है ये क्या है, ये अन्यों की तरह इसे न ले, ये भी इसका एक क्षेत्र है। उत्कृष्टता के प्रति संबंधी प्रतिबद्धता, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे टीचर नौकरी में आने के बाद लगातार पढ़ते रहते हैं, लगातार अपडेट होते रहते हैं, लगातार कोशिश करते हैं कि वो निखारें अपने आप को, अच्छा बनाएं, काबिल बनाएं, योग्य बनाएं। कई सारे शिक्षक ऐसा नहीं करते हैं, तो ये भी एक कमी मानी जाएगी उसमें। तो यहाँ पर उत्कृष्ट होना यानी पहले से और अच्छा होना, बेहतर होना, और मूलभूत मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता। किसी भी समाज की अपनी अपनी कुछ खास विशेषताएं होती हैं जिसके कारण वो समाज स्थापित होता है। तो ऐसा ही शिक्षक को ये भी ध्यान रखना होता है कि किस सामाजिक परिवेश में वो तमाम चीज़ें करा रहा है, और वो उन मूल्यों को जानता हो। मूल्य का मतलब हो गया है वो तमाम तौर तरीके, विशेषताएं जो उस जगह के व्यक्तियों में देखने को मिलती हैं। तभी तो हम कहते हैं कि वहाँ के लोग ऐसे होते हैं, वहाँ के लोगों की भाषा ऐसी है, वहाँ के लोगों का बोलचाल ऐसा है, वहाँ के लोगों की सोच ऐसी है। ये मूल्य हैं उस समाज के। तो इन तमाम बातों से अवेयर होता है एक शिक्षक, और इन तमाम क्षेत्रों से उसे जुड़ा रहना चाहिए। ये एक शिक्षक व्यवसाय के लिए आवश्यक है। तो तब हम कहते हैं कि अध्यापक शिक्षण के ये तमाम क्षेत्र हैं, इन तमाम क्षेत्रों से उसे अवगत रहना चाहिए। इसमें जो है अध्यापक शिक्षा का जो संकाय है, संकाय मतलब जो डिपार्टमेंट है उसका सुधार कार्यक्रम, जो भी उसका विषय है, जो भी उसका ये, क्या उसमें सुधार की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है, तो निश्चित रूप से जो अध्यापक शिक्षा के लिए जो है संकाय सुधार होना चाहिए, और उसके लिए कई सारे कार्यक्रम है। एक कथन है इसमें कि समाज शिक्षा को जन्म देता है, समाज शिक्षा को जन्म देता है, और शिक्षा समाज को जन्म देती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम कहते हैं कि पहले कौन आया, मुर्गा आया, अंडा आया, उसको कंपेयर करना बड़ा, सुलझाना बड़ा अलग सा है। परंतु यहाँ पर क्या कह रहा है कि समाज शिक्षा को जन्म देता है, यानी जब समाज बन जाता है तो फिर उस समाज को अच्छा करने, बेहतर करने के लिए शिक्षा की जरूरत पड़ती है, और फिर यही शिक्षा समाज को जो है और अच्छा बना देता है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों के साथ में चलने वाली क्रिया है। शिक्षा पहले तो समाज ही बनेगा, फिर समाज शिक्षा को तैयार करेगा, फिर वह शिक्षा
उसी समाज को और अच्छा बनाएगी, और काबिल बनाएगी, और ये पूरा चलता रहेगा। तो इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया द्वारा नए समाज को जन्म दिया जाता है। यानी जो भी समाज है, जैसे हम कह रहे हैं कि ये विकासशील देश है, विकसित बन गया, या फिर हम कहते हैं ये गरीब परिवार था, अब संपन्न परिवार बन गया। हम कहते हैं कि पहले जो है बेकार था, ये अब जो है बहुत काबिल बन गया। तो इसका मतलब समाज, समाज से शिक्षा, शिक्षा ने फिर उसी को और काबिल बना दिया, और योग्य बना दिया। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इस चीज को जितना सुधार होगा, समाज उतना बढ़िया, सुंदर अच्छा हो जाएगा। और यही चीज हम देखते हैं कि विश्व का हर देश, विश्व का हर समाज, विश्व की हर व्यवस्था अपने आप को और बढ़िया करना चाहती है पहले की तुलना में। और बढ़िया करने का एकमात्र जो पहला साधन है वह है शिक्षा। तो इसीलिए शिक्षा को इतनी ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। और किसी दूसरे क्षेत्र की तुलना में शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर पूरा देश एक राय रहता है कि इस पर पैसा ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होना चाहिए। और ये हम अपने सामान्य जीवन में देखते भी हैं कि जो विकसित देश हैं दुनिया में, वो सबसे ज़्यादा पैसा अपने लाइफ का शिक्षा पर खर्च करते हैं। विकासशील देशों में जो हमारे समाज हैं, इसमें भी जो ज़्यादा सक्षम लोग हैं वो शिक्षा पर खर्च करते हैं। और जिस समाज में बहुत सामान्य निचला स्तर है, शिक्षा कम है, जानकारी कम है, वो लोग अपने कुल कमाई का ज़्यादा खर्चा दूसरे कामों पे करते हैं, शिक्षा का। इसलिए उनकी तरक्की होना, उन्नति होना मुश्किल हो जाता है। तो यही कारण होता है कि विकासशील देश विकासशील क्यों है, विकसित देश विकसित क्यों है, या फिर परिवार ज़्यादा सक्षम क्यों है, या ज़्यादा काबिल क्यों हो रहा है। कोई परिवार वहीं का वहीं है, वहीं का वहीं है, वहीं का वहीं है। इन तमाम चीज़ों पर सबसे बड़ा भूमिका रखता है शिक्षा। तो यही चीज़ यहाँ पर हमें समझाने की कोशिश हो रही है कि शिक्षा संकाय में क्या सुधार की जरूरत है। अध्यापक शिक्षा के लिए संकाय सुधार में कई सारे कार्यक्रम चले हैं, प्रोग्राम। इसमें क्या क्या है? नंबर 1 है समाज कल्याण कार्यक्रम। समाज कल्याण कार्यक्रम में क्या क्या है? समाज सेवा क्लबों की स्थापना। अब जो है ये जो काम है, इसके शिक्षण संकाय में क्या क्या और चीज़ें आ सकती हैं। तो जैसे जो है हम स्कूलों में भी देखते हैं कि कई सारे और एक्स्ट्रा चीज़ें चलती है, जैसे एनएसएस देखते हैं हम, या फिर स्काउट गाइड देखते हैं, या फिर एनसीसी देखते हैं, या फिर तमाम चीज़ें हैं। तो यहाँ से समाज कल्याण की जो प्रवृत्ति है वो पनपती है, बढ़ती है, अच्छा होता है। साथ में प्रौढ़ों को साक्षर बनाना, यानी जो लोग बड़े हो चुके हैं, उम्र बढ़ चुकी है और उनमें जो है ज्ञान शिक्षा की कमी है, तो उनको, इसलिए भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम भी चला है, इसी का ध्यान है। साथ में जो है जो गरीब हैं, कमजोर हैं, उनको छात्रवृत्तियां देना, स्कॉलरशिप, वो भी इसी का हिस्सा है। नेतृत्व कौशल और स्व अभिव्यक्ति की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयास, ये भी जो है समाज कल्याण कार्यक्रम के हिस्से है। शिक्षण कला, टीचिंग इज एन आर्ट, ये जो तमाम बातें हैं ये समाज कल्याण कार्यक्रम का हिस्सा है। और ये जो है अध्यापक शिक्षा संकाय सुधार कार्यक्रम का एक हिस्सा है। कि और कैसे कैसे, तो शिक्षा का मतलब, अच्छा करने का मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ कि किताबी ज्ञान बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे, नहीं। इसके जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं कि शिक्षा का मतलब है हर पहलू उसमें आना, समाज हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, वैज्ञानिक हो, हर चीज उसके अंदर आनी चाहिए। नई शिक्षा नीति 2020 में भी इन चीजों को प्राथमिकता दी गई कि हमारी शिक्षण व्यवस्था ऐसी हो। दूसरा है इसमें प्रशिक्षण मनोविज्ञान, ये जो साइकोलॉजी है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो यह शिक्षण अधिगम के लिए आवश्यक है। जब तक हमारा इस तरह का जो है तैयार हो, तो प्रशिक्षण मनोविज्ञान, इससे क्या होता है कि हमारी जो सोच है, सकारात्मक, नकारात्मक, दृढ़ता, सब कुछ उसी में है। आदमी तो एक ही जैसा है बाहर से, अंतर किस बात से है? उसके अंदर जो खासियत चीज़ें।
तो जो अलग अलग तरह के जो है हमारे प्रशिक्षण होते हैं, उनका उद्देश्य एक मनोविज्ञान, एक साइकोलॉजी, एक सोच, एक ऑरा विकसित करना व्यक्ति के अंदर, जिससे वो ऐसे कार्यों के लिए उन्नत हो सके। यह अदा, अदा का मतलब इनपुट को प्रभावशाली बनाता है, देने की, चीजों को देने की क्षमता, प्रशिक्षण मनोविज्ञान, समझाने का, बताने का, एक्सप्लेन करने का, ये। और 1960 में अनेक अध्यापक शिक्षा के प्रतिमानों का विकास हुआ। तो ये चीजें क्या कह रही हैं कि जैसे हमने कहा कि दूसरे को काबिल वही बना पाएगा जो खुद पहले काबिल बना हो। इसीलिए जो 1960 के दशक में शिक्षकों के लिए कई सारे प्रतिमान, कई सारे नियम, कई सारे प्रावधान बनने की शुरुआत हुई। जो हमने पीछे आयोग देखे थे, जैसे हमने राधा कृष्णन आयोग, मुदलियार आयोग, कोठारी आयोग, इन आयोगों ने तमाम बातों को सुझाव दिया था कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। उसमें दोनों तरफ ध्यान दिया था कि शिक्षक को भी जो है काबिलियत बढ़ाई जाए उसकी, और फिर वो काबिल बच्चों को बना पाएगा। तो यही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रशिक्षण मनोविज्ञान से ये चीजें अच्छी होंगी, अच्छी आ सकती हैं। उसके अलावा प्रशिक्षण मनोविज्ञान का शिक्षा में उपयोग, इस प्रशिक्षण मनोविज्ञान का शिक्षा में क्या उपयोग है? तो जैसे हम इसको कैसे कैसे ला सकते हैं, साहित्यिक कार्यक्रम, लिटरेचर वाले तमाम तरह के जो है साहित्यिक क्रियाकलाप होते हैं, उनके माध्यम से इसको उपयोग कर सकते हैं। शारीरिक कार्यक्रम होते हैं, शारीरिक शिक्षण कार्यक्रम, जैसे हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ देखते हैं, खेल गतिविधियां देखते हैं, इन तमाम चीज़ों को जो करवाया जाता है या फिर कराने के लिए में प्राथमिकता दी जाती है, क्या है उसके पीछे? यही है सांस्कृतिक, कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, तमाम जगहों पर विधिक यानी कानूनी और शैक्षिक पर्यटन, ये जो बच्चों को घुमाने ले जाया जाता है कि चलो आज उनको, जैसे हमारे यहाँ कहीं पर भी हो तो कहीं ना कहीं इन कार्यक्रमों का उद्देश्य होता है विद्यार्थियों को वास्तविकताओं से रूबरू कराना, असल में क्या होता है, कैसे होता है, उसको वहीं ग्राउंड पे समझाना, बताना, या फिर विद्यार्थियों के अंदर अपनी अवचेतना को विकसित करने का एक अवसर देना, क्योंकि वो उससे सोचेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे क्या है, कैसा है। ये तमाम चीजें जो है शिक्षण मनोविज्ञान का शिक्षा में एक तरह से उपयोग है। तो हम जो प्रशिक्षण मनोविज्ञान कह रहे हैं, ये जो तमाम चीजें करवाई जाती हैं, इसका उद्देश्य यही है कि कैसे हम विद्यार्थियों को और अच्छा, बेहतर और बढ़िया बनाएं। इसके लिए कुछ समितियां बनी थी, कमिटीज, महत्वपूर्ण समिति कौन कौन सी बनी है, जिन्होंने कुछ ना कुछ सुझाव दिया है इसके लिए। जैसे कोठारी आयोग ने क्या बोला था, भारत में भाग्य निर्माण कक्षा में हो रहा है, इसका मतलब कक्षा पर ध्यान दो, क्लास पे ध्यान दो, अच्छे काबिल शिक्षक बनाओ, वो अच्छे शिक्षक जो है अच्छे काबिल विद्यार्थी बनाएंगे और देश का विकास होगा। तो भाग्य का निर्माण क्लास में हो रहा है, ये कोठारी आयोग ने कहा था। तुम्हारे पास सीधे इसमें स्टेटमेंट आ सकते कि किसने क्या कहा था। दूसरा, एक सेन समिति थी 1977, इसने क्या कहा, आचार संहिता तथा उत्तरदायित्व पर बल दिया। आचार संहिता का मतलब नियम, क्लास में पढ़ने के नियम, पढ़ाने के नियम, बाकी बातें उस पर ध्यान दो की, तो ये इसने कहा था। उसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 वाली, इसने 360 फीडबैक यानी 360 डिग्री मूल्यांकन होना चाहिए, यानी इसका भी करो, इसका भी करो, इसका भी करो, हर चीज। जैसे आज या नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये बोल रहे हैं कि विद्यार्थियों को जो है आंकलन साल में लास्ट परीक्षा से नहीं होना चाहिए, पूरे साल भर उसका आंकलन करो। इसीलिए जो पूरे साल भर की जो उसकी पढ़ाई है, उसका परफॉर्मेंस है, उसका खेल गतिविधियां हैं, उसकी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, उसका बोलना चालना, सब चीज़ को जोड़ो, तब उसे नंबर दो, ये बहुत अच्छा हो सकता है। उसके अलावा मल्होत्रा समिति है 1970, इसने क्या बोला, वार्षिक निष्पादन आंकलन पर बल दिया। वार्षिक यानी साल भर पे, ये भी वही कह रहा है,
कि पूरे साल भर की चीज़ों का आंकलन करो, परफॉर्मेंस वहाँ से चेक करो। और यूजीसी 1998 में इसने भी अपनी एक रिपोर्ट दी थी। इसने बोला अध्यापक की जवाबदेही तथा नया वेतनमान पर बल दिया। टीचर जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि हो रहा है तमाम कार्य कक्षा में या नहीं हो रहा है। बिना इनको जब तक जिम्मेदार नहीं मानेंगे तब तक ग्रोथ नहीं आएगी। तो ये इसने बोला था। एक रस्तोगी आयोग आया था, उसने कहा था आत्म मूल्यांकन यानी सेल्फ असेसमेंट पर उसने जोड़ दिया था कि ये चीज़ें ऐसे होना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आयोग हैं, समितियां हैं जिन्होंने शिक्षण व्यवसाय, शिक्षण विधि पर अपनी अपनी राय प्रस्तुत की थी और ये अलग अलग हिस्सों में इन्होंने कुछ ना कुछ कहा था। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की भूमिका। तो ये हम कल आगे बढ़ाएंगे। ये अब हमारे पास ये वाला और इसके बाद मूल्यांकन वाला, ये दो लास्ट चैप्टर हैं। ये हमारे एक आध दिन के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड सिलेबस हमने आपको इसके पीछे वाला तक भेज दिया है, तो ये आपका एक आध दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। तब हमारे इसमें नए सेगमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज इतना रखते हैं।